पिल्स दे रहे हैं तो उससे परमानेंट क्योर नहीं मिलता। साधारण दिख रहा है उतना, इसका जवाब साधारण नहीं है। कि मैं कैसे हेल्प करूं, क्योंकि वो एकदम मतलब द्रवित कर देने वाला वो सिनेरियो रहा हो। जैसा सोरियासिस एक्सट्रीम पे पहुंचती है कि रूखा इतना हो जाता है कि फट जाता है, उसमें से खून बहते भी नहीं, तो जो फटता है उसमें खून दिखता है। एक डॉक्टर के तौर पे तो मैं इसका जवाब नहीं देने वाला हूँ। खूब बड़ा सेटअप है, जब वो उतर रहे हैं तो कम से कम 50 लोग उनके आगे पीछे टहल रहे हैं, तो वो बच्चा से भी यही देख पाता। बट इसके पीछे का यथार्थ ये भी है ना कि जिस डॉक्टर को आप देख रहे हो उसने उसके लिए उस चीज़ तक पहुंचने के लिए 20 साल मेहनत की। नमस्कार। आज की आपाधापी में जब भी कोई बीमार होता है तो अचानक उसको सजेशन देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और कहते हैं कि आप होम्योपैथी में दिखाइए, तो कोई कहता है मॉडर्न मेडिसिन में दिखाइए, कोई कहता है आयुर्वेद में दिखाइए। लेकिन इतने सारे उधेड़बुन में परेशान सिर्फ होता है तो वो होता है मरीज़। तो इन सब सारी चीज़ों के निदान के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर, जो कि बहुत यंग है, बहुत डायनेमिक है, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह जी आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल कि होम्योपैथी डॉक्टर बनने का ये आइडिया कहाँ से आया? ये बाई चॉइस था या बाई चांस? भाग्यवश बाई चांस नहीं था, बाई चॉइस ही रहा। और चूंकि एक डॉक्टर परिवार से आते हैं तो एक अंदाज था कि किस सिस्टम में जाने की ज़रूरत है। अ, अगर परिवार की बात करें तो उनकी इच्छा तो थी कि बस डॉक्टर बने, वो क्या बनना है वो हमने तय कर लिया। अगर जैसे कभी आप भी बीमार होते होंगे, क्योंकि ये तो शरीर है मानव का, तो आप क्या प्रिफर करते हैं, होम्योपैथी या एलोपैथी? फर्स्ट चॉइस की अगर बात करें तो होम्योपैथी रहती है। हाँ, कहीं सफ़र कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जहाँ दवा की उपलब्धता नहीं है, तो चूंकि मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी जो है वो हर जगह लगभग आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो उसका सेवन करते हैं। लेकिन परिस्थिति होनी चाहिए जहाँ होम्योपैथिक दवा ना हो। पिताजी खुद होम्योपैथी के आपके डॉक्टर रहे हैं और उसी से वो रिटायर्ड हुए। तो कभी परिवार में जब आपने शेयर किया कि हाँ मैं होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो उनका रिएक्शन कैसा था, माता पिताजी दोनों का? मैं भाग्यशाली हूँ अभी। और मेरे पिताजी जो भी मैंने निर्णय लिया अभी तक वो हमेशा साथ रहे। हाँ, कुछ एक ऐसा पल था शुरुआती दौर में जब माँ को लगा कि अरे ज़्यादातर परिवार में सब मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, तो उनको लगा कि अगर मॉडर्न मेडिसिन करते तो उनका था कि सर्जन बन जाओ। माँ की इच्छा थी, लेकिन नहीं सिर्फ इच्छा रही, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया कि पिताजी तो एकदम डे वन की अच्छा होम्योपैथी करनी है, वेरी गुड करो। राइट। डॉक्टर साहब, कभी मन में ऐसा आया कि जैसे अभी बहुत भीड़ है जो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, तो कभी मन में ये मलाल होता है कि मुझे एमबीबीएस की तरफ जाना चाहिए था, जो कि बीएचएमएस की तरफ चला गया, तो कभी ऐसा कोई मलाल मन में आता हो? अभी तो बिल्कुल नहीं आता। और उसमें मेरे टीचर्स का योगदान है। मतलब होम्योपैथी में जाने का निर्णय मेरा हो सकता था, बट टीचर्स मेरे बहुत अच्छे मिले और उसमें एक डॉक्टर का नाम मैं ले रहा हूँ, डॉक्टर महेश गांधी जी हैं। ये एमडी हैं साइकेट्री में, और इन्होंने एमडी साइकेट्री मॉडर्न मेडिसिन से भी की है और होम्योपैथी से भी एमडी साइकेट्री की है। और इनसे मेरी मुलाकात हुई थी द अदर सॉन्ग एकेडमी मुंबई में। और वो एक पीरियड था जब मुंबई में गए तो आनंदी बेन, मतलब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से देखते तो लगता था यार होम्योपैथी का तो कोई इस तरह है नहीं। एलोपैथी पढ़े होते तो कम से कम एमबीबीएस किए होते तो यहाँ पहुँचते। तो वो उन्होंने स्पष्ट किया था, तो उनके दिए हुए दिशा निर्देश के बाद तो मतलब वो एक पल विचार के बाद फिर कभी शायद आया भी नहीं। एक ईमानदारी का जवाब, जैसे कि अधिकतर लोगों में ये धारणा है कि होम्योपैथी एक तरह से सिर्फ मीठी गोलियां हैं, खाते रहिए अपने इम्यून से खुद सही हो जाएंगे, बाद में होम्योपैथी डॉक्टर बोल देगा कि इसलिए हमने गोलियां दी थी तो आप ठीक हो गए। ये मिथ है कि इसमें कितनी सत्यता है? हाँ, मीठी गोलियों से इम्यूनिटी बढ़ती है, सत्य है। अपने से ही ठीक हो जाएगा, ये सत्य कुछ हद तक नहीं है। क्योंकि अगर हम आज से 200 या 300 साल पहले चले जाएं तो दवाइयाँ तब थी ही नहीं बहुत विशेष कर, तो भी आदमी जिंदा ही था। दवाइयों के आने से बस आपके स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा है। जिंदा आदमी पहले भी था, जिंदा आज भी है। होम्योपैथी स्लो होती है, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पहले होम्योपैथी आपकी बीमारी को उभारती है फिर ठीक करती है। तो इन सब चीज़ों पे आपका एक होम्योपैथी डॉक्टर के तौर पे क्या कहना है? ढंग से देखा जाए तो होम्योपैथी
स्लो होती है या उभारती है, तो इस पे शुरुआत करते हैं स्लो से। तो जनरली होम्योपैथी में डॉक्टर्स के पास मरीज वही आते हैं जो पहले मॉडर्न मेडिसिन में या किसी दूसरी पैथियों में इलाज कराए हुए होते हैं और नहीं होने पे आराम पे आते हैं। तो जनरली जब आप पुरानी समस्या लेके आएंगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि 5-10 साल पुरानी समस्या को आप 5-10 मिनट में सही करें। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि वो तेजी से काम तब करती है जैसे आप बुखार लेके आए या कोई ऐसी जिसको एक्यूट कहते हैं आज की। एक्यूट मतलब कोई ऐसी चीज जो जैसे अभी डायरिया शुरू हो गया, उल्टी शुरू हो गई 1-2 दिन 3 दिन, आप उसमें होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो अगर बहुत बुरे स्थिति में वो काम करेगी तो 2 घंटे के अंदर आपको आराम दिखने लगेगा। लेकिन ये स्थिति डिपेंड करती है कि बीमारी कैसी है। अगर बीमारी पुरानी है तो वो वक्त लेने ही वाली होम्योपैथी और एलोपैथी, क्या ये दोनों दवाएं एक साथ ली जा सकती हैं? क्या अगर दोनों दवाएं कोई भी ले रहा है अगर मरीज़, तो उसके लिए कितनी वो कारगर है, सेफ़ है कि अनसेफ है? है। होम्योपैथी और एलोपैथी की चूंकि कार्य प्रणाली जो मतलब दवा जिस स्तर पे काम करती है उस हिसाब से देखेंगे तो दोनों काम करने का तरीका अलग है, तो इसलिए दोनों को एक साथ लेना बिल्कुल सुरक्षित है, कुछ परिस्थितियों के एक्सेप्शन को छोड़। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बेसिक डिफरेंस है आपके होम्योपैथी डॉक्टर में और एक जो एमबीबीएस डॉक्टर है, दोनों जब किसी मरीज़ के साथ जब इंटरेक्ट होते हैं, तो क्या बेसिक डिफरेंस है जिसके नाते होम्योपैथी आपको लगता है दैट इज़ द बेस्ट? अ, अ, में बेस्ट कहना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि चूंकि आज की दुनिया ऐसी है कि इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव वे में देख रहे हैं, बट ढंग से देखा जाए तो दोनों ही सिस्टम्स की अपनी अपनी यूटिलिटी है। तो मॉडर्न मेडिसिन अपने तरीके से अच्छी है, होम्योपैथी अपने तरीके से अच्छी है। लेकिन अगर हम कार्य के प्रणाली को देखें तो मॉडर्न मेडिसिन का मोर और लेस मैकेनिकल अप्रोच है कि हाँ ठीक है, ये तकलीफ है तो ये करना है, वो फिक्स फॉर्मेट में चलते हैं। पर्टिकुलर सर्टेन सेट ऑफ सिम्टम्स हैं तो ये बीमारी है, उसका ये पर्टिकुलर इलाज। अगर आप होम्योपैथी को कंपैरेटिवली देख रहे हैं तो इसमें आपको मोर ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच आपको लगेगा कि हाँ, हम जब पेशेंट से संवाद कर रहे हैं, जब चर्चा कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमारा एक मार्मिक दृष्टिकोण भी होता है। हम बीमारी को जरूर देखते हैं बट बीमार व्यक्ति पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एक डॉक्टर के तौर पे आज आप देख रहे हैं कि एक डायबिटीज़ कैपिटल बन गया है इंडिया। आपके पास किडनी के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, हार्ट के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। इसमें होम्योपैथी कितनी कारगर है? हार्ट पेशेंट और डायबिटीज कैपिटल की बात करें तो ये सारी बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कहा जाता है, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई हैं। तो अगर और जो हार्ट बीमारी है वो भी मोर और लेस जनरली मतलब कुछ छोड़ के, अगर 100 में से 10 बीमारियों को छोड़ दिया जाए तो 90% बीमारियां वही हैं जो हमारे डाइटरी डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर आप दवा के योगदान की बात करें तो जब एकदम टर्मिनल स्टेज नहीं पहुंचा है तो होम्योपैथी आपको हर तरह से मदद करेगी। एक्सट्रीम स्टेजेस में कोई भी सिस्टम मदद नहीं करने वाला, और ज़्यादातर परिस्थितियों में मैनेज ही किया जाता है अगर आदमी नहीं सुधरे तो। आजकल हम लोगों ने देखा है कि एक लाइफस्टाइल का एक और डिसऑर्डर है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर के तौर पे देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है। तो एक डॉक्टर के तौर पे आपको क्या लगता है? मॉडर्न मेडिसिन तो कहती है कि अगर आपकी दवा चालू हो गई तो आप लगातार एक पिल्स आपको रोज़ सुबह लेना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि होम्योपैथी इसमें कारगर है ब्लड प्रेशर को क्योर करने में? अगेन चूंकि जैसे आपने कहा भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो बीमारी का जो मूल कारण है वो लाइफस्टाइल है। आप उसको नहीं सुधारेंगे तो आप एक गोली खाइए, चाहे होम्योपैथी की मीठी गोली खाइए, आपको उससे जूझना पड़ेगा। आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए, ना एलोपैथी खानी पड़ेगी ना होम्योपैथी खानी पड़ेगी। अगर हम आपसे पूछें, कई लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, कि अगर ब्लड प्रेशर में कोई दवा लेनी भी हो तो किस तरह की दवा लेनी चाहिए होम्योपैथी में? मैंने अभी 2-4 सालों पहले कहा तो होम्योपैथी एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, तो सब आदमी की दवा उसके नेचर पे डिसाइड होती है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी दवा। बट ट्रेडिशनली इंडियन मेडिसिन में, ट्रेडिशनली होम्योपैथिक मेडिसिन का जो हिस्ट्री है उसमें अगर देखें तो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद पाया गया है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हर व्यक्ति के लिए अलग दवा, परिस्थितियां अलग तो दवा अलग। थायराइड आज के समय में एक ऐसी बीमारी है कि अधिकतर ऐसा आंकड़े बोल रहे हैं कि तीसरी महिला अगर कोई भी है तो उसको इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या लगता है इसका कितना क्योर है? बेस्ट क्योर क्या है होम्योपैथी मेडिसिन में है? हार्मोन से जुड़ी कोई भी कंप्लेन, एक थायराइड भी है उसमें, 100% आराम होता है। अगेन परिस्थिति जोड़ दे रहे हैं, वो ये कि सिर्फ इस डर से कि हर तीसरे महिला को हो सकता है आप इलाज करें, ये गलत है। अगर समस्या है तो आप जरूर जहाँ पे भी आते हो, जिस जगह से भी आते हो, प्रयास करें कि अपने निजी क्षेत्र में कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और उससे 4 या 6 महीने का वक्त लें। अगर उस 4-6 महीने में आपको आराम मिले तो बेशक
होम्योपैथी से जुड़ें, अन्यथा अंग्रेजी दवा लेने में कोई बुराई नहीं है। डर्मा के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि जैसे मॉडर्न मेडिसिन में है कि वो अधिकतर आपको जो भी पिल्स दे रहे हैं तो उससे परमानेंट क्योर नहीं मिलता उनको, तो होम्योपैथी कहाँ तक इस तरह की चीज़ों में इलाज करने में सक्षम है? यहाँ पे ये प्रश्न मतलब जितना साधारण दिख रहा है उतना इसका जवाब साधारण नहीं है। वजह ये है कि जो चमड़ी में समस्या डर्मा मतलब चमड़ी का रोग है जो, इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स दिख रही है ना, ये ज़्यादातर सिर्फ ऊपर हैं कि हाँ ये तकलीफ दिख रही है, बट वो आई अंदर से। और जब तक आप उस आंतरिक कारणों को प्रयास नहीं करेंगे कि ये आई कहाँ से, अगर आप उसको रूल आउट नहीं कर पाएंगे तो सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन के अप्रोच की जो आपने बात की, तो चूंकि वो ऊपर आपको एक्जिमा हुआ है, सोरियासिस हुआ है, या ड्राई स्किन है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या कोई पर्टिकुलर जो भी बीमारियों का नाम ले लिया है, तो चूंकि वो लोकल एप्लीकेशन देते हैं तो आराम तो होना लाजमी रहता है कि हाँ मतलब हो गई। बट वो रिपीट इसलिए करता है, इसको आपने कहा कि क्योर, तो क्योर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपने कंप्लेंट को रूल आउट करने की कोशिश नहीं की। होम्योपैथी का फिर अगेन इंडिविजुअल अप्रोच की, अगर आप पेशेंट को देख रहे हैं तो अगर उसको ये प्रॉब्लम आई क्यों, क्योंकि आखिर अगर जनरली डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, जनरली बीमारियों को लेकर कह दिया जाता है कि आज के युग में चीज़ें प्रदूषित हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। बट उसी वातावरण में सब लोग जीना, सबको तो सोरियासिस नहीं होता, सबको एक्जिमा नहीं होता, सबको वो जो भी दिक्कतें कॉमन चली, सबसे ज़्यादा कॉमन इस वक्त ड्राई स्किन हो गई है, तो सबको नहीं हो रहा। अगर वातावरण से होता तो सबकी स्किन ड्राई हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे होम्योपैथिक अप्रोच काम आता है कि ठीक है, आप इंडिविजुअल को कंसिडर करिए तभी आप उसकी मदद कर पाएंगे। और होम्योपैथी भी डॉक्टर अगर वो लगाने की दवा दें और खूब सारी जैसे मॉडर्न मेडिसिन में दवा दी जाती है, तो आप फिर उससे भी वक्ती आराम के लिए रेडी रहिए, वो रिपीट करने वाली है। तो यानी कि हम ये मान लें कि अगर कोई पेशेंट डर्मा का है और वो होम्योपैथी की तरफ मूव करता है तो उसको परमानेंट क्योर मिल सकता है? 100% कहना तो ईश्वरीय बात हो जाएगी, बट 90% से ज़्यादा उम्मीद है कि आप मान के चलिए कि उसको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। हो सकता है इलाज थोड़ा लंबे वक्त तक चले। कोई ऐसा आपके नज़र में कोई केस कि हाँ भाई एक पूरी तरह से क्योर हुआ हो? जनरली मैं अपने पेशेंट से शेयर करता हूँ, मेरे को खुद एक्जिमा हुआ था चेहरे पे, और उसको सही होने में कुल 1 साल लगे। और चूंकि डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता, मैंने अपने टीचर से इलाज कराया, और मैं आज आपके सामने मेरे चेहरे पे था, उसकी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगी। यानी कि वैसे तो ये क्योरेबल नहीं माना जाता है एक्जिमा, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ये होम्योपैथी के ट्रस्ट को और बढ़ा रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर आपने इसको बताया। होम्योपैथी का ट्रस्ट तो है ही, मेरा ट्रस्ट खुद बिल्डअप हो गया उसके बाद। किया मैं तो कर ही रहा हूँ 10 साल से, लेकिन उसके बाद जब आपको कुछ हुआ, और एक होता है कि मैं आपसे कहूँ कि हाँ होम्योपैथी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, अगर मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ तो मैं भी बोलूँगा कि बहुत अच्छा सिस्टम। बट उसको मैंने इस्तेमाल करने के, दूसरों के अलावा अपने बगैर इस्तेमाल कर लिया तो फिर तो पूछना ही नहीं है। और भाग्य मेरा अच्छा रहा कि वो भी मैंने अपने टीचर, जिससे मैंने सीखा कि होम्योपैथी से आप क्या नहीं, कि जैसे सीकेडी जैसी बीमारियां होम्योपैथी में सही होती हैं। जिस टीचर की मैं बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर अमर सिन्हा निकम साहब है, उन्होंने ही मेरा इलाज किया। और साल भर मैं कह रहा हूँ तो साल भर ज़्यादा कह रहा हूँ, मैं ये भी कहता हूँ। बच्चों की छोटी छोटी बीमारियां जैसे मौसमी जुकाम हो गया, आपकी खांसी है, सर्दी है, बुखार है, तो इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है कि डॉक्टर को कब तक किसी भी मरीज़ को कब आपके पास जाना चाहिए एक होम्योपैथी मेडिसिन और कब उसको एक हॉस्पिटल मॉडर्न मेडिसिन की तरफ मूव करना चाहिए? चूँकि जनरली जो मौसमी चीज़ें होती हैं वो जनरली वायरल होती हैं जनरली। और अभी तो सरकार ने चूँकि एडवाइजरी भी जारी कर दी है, क्योंकि लोगों ने मनमाना दवाइयों का इस्तेमाल किया है, डॉक्टरों की सलाह के बगैर भी। तो शुरुआती 4 से 5 दिन जब वायरल का सीज़न हो, तो प्रयास करना चाहिए कि वायरल के सीज़न आने से पहले ही प्रिकॉशियस हो जाइए। हर उस चीज़ों से बचिए जो वायरल को बढ़ाती हैं। और रही बात कि कब होम्योपैथी में आएँ, कब एलोपैथी में आएँ, तो इसका मूल जवाब ये है कि अगर आपका कोई कोर फैमिली डॉक्टर है, अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है वो, तो वो उसी वक़्त आपको वायरल से बचा लेगा। रही बात कि वो मॉडर्न मेडिसिन या इमरजेंसी में कब जाना है, तो हमारा उस पे परिस्थिति सिर्फ़ ये है कि आपका डॉक्टर आपको टेस्ट ना करे, फिर वो होम्योपैथी का डॉक्टर हो चाहे एलोपैथी का। यहाँ पे आपका काम आता है कि अगर आपको दवा दी गई और 2 से 3 दिन में अगर पेशेंट को आराम आ रहा है, तो बेझिझक आप जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्पेसिफिकली हम होम्योपैथी की बात करें तो बने रहिए। लेकिन आपको 3 दिन पार हो गया और आपके सिम्टम्स खराब होते जा रहे हैं,
तो इसमें कोई ईगो मत रखिए कि नहीं हम एलोपैथी में नहीं जाएंगे, या एलोपैथी डॉक्टर सोचे कि हम नहीं हो रहा, पेशेंट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिस्टम तो बाद में आते हैं। इस समय कोविड के बीतने के बाद लगभग हम लोग तीसरा या चौथा साल चल रहा है। तो अभी आपको क्या लग रहा है आपके क्लिनिक में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर कोविड का असर या पॉपुलेशन पे कोविड का क्या खास असर आ रहा है उनकी लाइफस्टाइल में? कोविड होने के दो अच्छी बात हुई है और दो बुरी बात हुई। दो अच्छी ये हुई है कि अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मरीज जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे वो कुछ कम हुए हैं इन जनरल। और उसकी जो मुख्य कारण है वो ये है कि आदमी कोविड के चाहे डर कह लीजिए, चाहे कोविड की चेतना कह लीजिए, उसके बाद से वो सतर्क हुआ है, तो थोड़ी सी स्वास्थ्य पे अपने ध्यान देना लोगों ने शुरू किया, बच्चे से बूढ़ों ने। तो मरीज थोड़े स्वस्थ आ रहे हैं। बुराई यहाँ पे ये तो दो हो गए कि जो उसने फायदे दिए हमको उस बुरी परिस्थिति में। जो दो गड़बड़ चीज़ें हुई वो ये हुई कि उस दौरान चूंकि सरकार का कंट्रोल रहा नहीं रहा, जो भी रहा उस पीरियड में लोगों ने अंधाधुंध दवाइयाँ खानी शुरू की, वो डर से। जो लोग उस डर से आज ही बाहर नहीं निकले वो अंधाधुंध दवाइयाँ खा रहे हैं। यहाँ पे क्वैक्स, मतलब जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनकी भी कुछ देन है। मैं एलोपैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं झोला छाप डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अंधाधुंध स्टेरॉयड खिलाए, तो उससे चमड़ी की मर्ज, ऑटो इम्यून बीमारियां, चमड़ी का मर्ज भी शायद गलत कह रहा हूँ, ऑटो इम्यून बीमारियां बहुत बढ़ गई, क्योंकि अंधाधुंध अनकंट्रोल्ड स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया गया कोविड के दौरान। कोविड के बाद भी कुछ लोगों ने किया, तो उसका दंश लोग झेल रहे हैं, और उसमें किडनी बहुत प्रभावित हो रही है। और ऑटो इम्यून तो मान लीजिए, मान के चलिए कि अगर पहले दो बीमारियां थी ऑटो इम्यून के नाम पे, तो अभी कम से कम 5 मरीज हो गए 10 में से। ये एक चिंता का विषय भी है। इंडिया में कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और एक होम्योपैथी डॉक्टर होने के नाते आपके क्लिनिक में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे। तो आपको कब लगता है कि काश ये मेरे पास इससे पहले आ जाता तो मैं इसकी कोई मदद कर पाता, या आपको लगता है कि होम्योपैथी किसी भी स्टेज के कैंसर को ठीक करने में कारगर है? ठीक है, पहला तो बढ़ते हुए कैंसर के पेशेंट, तो उसकी पहली वजह तो ये है कि हमारा जो साइंस डेवलप किया है, तो डायग्नोस्टिक्स डेवलप करने से हम उसको फाइंड कर पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं कि हाँ ये पेशेंट कैंसर से ग्रसित है। तो एक वजह तो ये है कि लोगों को लग रहा है बढ़ रहा है, बट बढ़ नहीं रहा, वो खोजा जा रहा है, तो पकड़ में आ जा रहा है कि अच्छा ये कैंसर का पेशेंट है। दूसरा, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार नशा पत्ती करनी चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती थी, तो लोग पहले अगर करते भी थे तो चोरी छुपे करते थे। अब पाश्चात्य सभ्यता, दिखावा या जो कह लें, उसमें तंबाकू का सेवन, सिगरेट का सेवन, शराब का सेवन या ऐसे चीज़ों का सेवन जो नहीं होना चाहिए आमतौर पे, वो बढ़ गया। तो उससे एक दूसरी वजह है कि कैंसर के पेशेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तीसरा पॉइंट जो होम्योपैथिक व्यू है वो ये है कि हम फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं, ना कि बीमारी को। तो समय के साथ जो बढ़ रही हैं चिंताएं आज के युग की, वो एक मुख्य कारण है, और हर चीज़ को अपने काबू में करने की इच्छा कैंसर का कारक है। अब बात आती है कि होम्योपैथी के डॉक्टर के तौर पे कि कब मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट आए जब मुझे लगे काश मेरे पास ये पहले आ गया होता। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि अ, जब भी किसी का समय होता है तभी वो आता है, उससे पहले वो आ नहीं सकता आपके पास, फिर वो कोई डॉक्टर हो। हाँ, होम्योपैथी इलाज कितने लेवल पे करती है, तो मेरे अपने 10-11 साल के निजी अनुभव में मैं कह सकता हूँ कि सेकंड स्टेज तक के पेशेंट्स, एक्चुअली में कैंसर की जो स्टेजेस बाँटी गई वो समझाने के लिए बाँटी गई हैं, अगर आप ढंग से देखें तो। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक रहता है, जो मेटास्टेसिस जो फैला ना हुआ हो, तो ज़्यादातर पेशेंट्स को आप फर्स्ट स्टेज में तो 100% आराम दे सकते हैं। सेकंड स्टेज में जाने के बाद आप पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। और अगर पूर्णतः फैल चुका हुआ कैंसर, जिसको स्टेज 4 कहा जाता है, तो उसमें पेशेंट को आप कष्ट को कम कर सकते हैं, और ये शर्तिया तौर पे कम कर सकते हैं। चौथे स्टेज में फैले हुए कैंसर को सही नहीं कर सकते, मैंने कभी भी नहीं बोला। हाँ, ये कन्फर्म हो कि शर्तिया तौर पे उसको हो रही, जैसे 4th स्टेज कैंसर में जनरली दर्द बहुत होता है, उसमें आप बहुत आराम दे सकते हैं, 100% आराम मिलता है। ये अलग बात है कि वो रिपीट करेगा, तो फिर वो तो मॉडर्न मेडिसिन की भी दवा देते हैं, तो पेन किलर देते हैं, तो वो रिपीट करता है। इंडिया में जो स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारक आपको क्या लगता है? हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, और किसी भी कारक से अगर ये स्ट्रोक के खतरे अगर किसी के साथ हैं तो उसमें आपकी मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है होम्योपैथी के लिए? चूँकि हम लोग आज जितनी बीमारियाँ डिस्कस करें, ज़्यादातर वो चूँकि लाइफ़स्टाइल ही आता है मूल, और दूसरा एक कारण आ रहा है जो एनवायरनमेंट इम्बैलेंस, मतलब अगर अभी बात करें तो आज मई का महीना चल रहा है, अभी अप्रैल बीत गया और अप्रैल में ही हमको हीट वेव मिल गई। जनरली भारतीय ज्योग्राफी के हिसाब से अगर ढंग से देखें, तो गर्मी अब मध्य मई से शुरू होती है, जब जनरली हमारे आपके बचपन में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होते थे। अब
जस्ट उल्टा हो गया। तो एक तो जो हमने अपने एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ की है वो हमें झेलना है। सेकंड, रही बात इससे बचने की, तो बचने के तरीके यही है कि अगर अपनी लाइफस्टाइल को आप, लाइफस्टाइल में भी सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, खान पान और अपने स्वास्थ्य पे नियंत्रण। अगर ये दोनों चीज़ों पे रखते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा बीमारियां बच जाएंगी। रही बात ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सब उसी से जुड़ी हुई हैं। होम्योपैथी की बात करें तो एक ग्लोनाइन कार की दवा आती, ग्लोनाइन नाम की दवा आती, अगर उसको आप एसओएस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर इस पे एक कॉशन लगा रहा हूँ कि बिना अपने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर, करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले दवा खाने से बची। इंडिया में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एक अलार्मिंग लेवल पे है। तो एक होम्योपैथी डॉक्टर के तौर पे आपको क्या लगता है कि कितनी सहायता होम्योपैथी किसी मरीज की कर सकती है? होम्योपैथी अगर बात करें तो फिर परिस्थितिवश से ज़्यादा व्यक्ति विशेष पे ही ध्यान देती है। तो आराम या फ़ायदा तो दे देगी, लेकिन हमको ये डिसाइड करना है कि ये बीमारियां आ क्यों, जैसे आपने बोला ना अलार्मिंग स्टेज पे बढ़ रही हैं। अगर हम इन समस्याओं को रूल आउट कर पाएँ कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली कहा गया है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन अ क्योर। तो चूँकि ये वायरल डिजीज़ेज़ की कैटेगरी में आने वाली चीज़ें हैं, तो अगर इस पे हम लोग काबू पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद सिर्फ आप मैनेज करते हैं। सही होने की उम्मीद कम रहती है। ये अलग बात है कि व्यक्ति का जो जीवन शैली है या जो जीवन स्तर है वो बराबर मेंटेन रहता है, बट आखिर दवा तो खानी ही पड़ती है। तो हम तो डॉक्टर के तौर पे हम यही चाहेंगे कि हमारे मरीज़ कम से कम दवा खाएँ। अब आपने बड़े अच्छे अच्छे जवाब दिए हमारे क्वेश्चंस के। सिर्फ 3 सेकंड में हाँ या ना में। आइए हम लोग एक रैपिड राउंड लेते हैं आपके साथ। हाँ या ना इस पे डिसाइड होगा कि क्वेश्चन क्या देखते हैं, प्रयास करिएगा हाँ या ना में हो जाए। है। जी। होम्योपैथी से कैंसर ठीक हो सकता है? हाँ या ना? हाँ, लेकिन स्टेज अर्ली होनी चाहिए। होम्योपैथी डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर से बेहतर होते हैं? हाँ या ना? हाँ, आप सवाल हाँ ना वाले पूछ ही नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है। अ, हमारा स्तर या हमारा काम जो है वो जीवन स्तर को सही करना है, ना कि एलोपैथी होम्योपैथी को बेहतर बनाना। प्लेसिबो इफेक्ट है होम्योपैथी में? हाँ या ना? चूँकि केस टेकिंग लंबी होती है तो उससे कुछ प्लेसिबो इफेक्ट आ सकता है, दवाइयों से इसका कोई लेना-देना नहीं। क्या खुद होम्योपैथी कभी आपने यूज़ की कि एलोपैथी यूज़ करते हैं? हाँ या ना? ज़्यादातर होम्योपैथी ही यूज़ करते हैं, 10 में से 9 बार। क्या होम्योपैथी को गवर्नमेंट को मेन स्ट्रीम बनाना चाहिए? हाँ या ना? अगर होम्योपैथिक डॉक्टर सामाजिक तौर पे उस तरह के रिज़ल्ट दें तो ज़रूर बनाना चाहिए। अगर मेरी व्यक्तिगत राय माँगे तो हाँ, बनाना चाहिए। माइग्रेन इस समय बहुत अधिक देखा जा रहा है। महिलाओं में ज़्यादा देखा जा रहा था, पुरुषों में भी काफ़ी इस तरह की शिकायतें आ रही है। माइग्रेन को क्योर करने में आप लोग किस तरह की दवाइयों के लिए जो है प्रेफर करेंगे? माइग्रेन एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी है, जिसमें पैथोलॉजी जनरली इन्वॉल्व बहुत कम होती है। इमोशनल टर्बुलेंस से ही आता है। तो मानसिक शांति ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर मन अशांत है तो माइग्रेन के केसेज़ आपको देखने को मिलेंगे ही। और रही बात होम्योपैथी की, तो व्यक्ति विशेष बीमारियों के तौर पे अगर उसको एनालाइज़ कर पाएँ, तो आप 10 में से 9 से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा पेशेंट को आराम दे सकते हैं। स्ट्रेस के लिए सबसे बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए। होम्योपैथिक दवाइयाँ पूछना वो मेरे लिए बार-बार टफ़ है, क्योंकि बट स्टिल जीवन शैली को सुधारना ज़्यादा उच्चतम रहेगा, और ज़्यादा अच्छा मानिए तो सुबह का टहलना बहुत फ़ायदा करने वाला है आपको। सिद्धार्थ जी, आपसे जो हमें लग रहा है वो सबसे अलग बात ये लग रही है आज के पॉडकास्ट में कि अधिकतर हम लोगों ने होम्योपैथी के मेडिसिन देने वाले डॉक्टर्स के उनके यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जिस पे वो किसी भी मरीज़ के लिए, उसके मर्ज़ के लिए दवाएं फटाफट बताते जाते हैं। आपने अभी तक कोई दवाएं हम लोग को बताई नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? आप जानबूझ के नहीं बता रहे हैं? आप चाहते हैं कि कोई पेशेंट आपके पास जब आएगा तभी बताएंगे, या आज आप हमारे व्यूवर्स को बताना नहीं चाह रहे? ये लांछन चलेगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे और अगर देखा जाए तो एथिकली, जिसको कहा जाए नियम कायदे के हिसाब से, जैसे मॉडर्न मेडिसिन से हम तुलनात्मक रूप से बताएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। वो ये है कि जैसे अगर बुखार है तो मान के चलिए कि 10 में से 8 बार या 7 बार आपको पैरास्टामोल ही मिलनी है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो गया है। गले में कुछ खराश है तो जनरली डॉक्टर्स नहीं भी बताएं तो भी लोग एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं। सर्दी जुकाम छींक आ रही है तो सिट्रिजिन या मॉन्टेयर जैसी दवाइयाँ खा लेते हैं, जो कि ढंग से देखा जाए तो खानी नहीं चाहिए। होम्योपैथी में ऐसा है कि हर, जैसे एक बारिश हुई और उस बारिश में 6 लोग भीगे या 5 लोग भीगे,
तो उस बारिश में किसी के भीगने से बुखार हो गया, किसी को भीगने से खुजली हो गई, किसी को भीगने से देह में दर्द आ गया और 2 ऐसे रहे जिसको कुछ नहीं हुआ। तो जनरली लोग ये मानते हैं कि बारिश से हुआ, अगर बारिश से हुआ तो सबको बुखार होना चाहिए था। बारिश से हुआ तो सबको देह में दर्द होना चाहिए था और अगर बारिश से कुछ नहीं होता तो पाँचों लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है किसी परिस्थिति पे, उस पे दवाइयाँ तय की जाती हैं। तो यही कारण है कि मैं कोई भी बीमारी को नाम सुनने के बाद भी, जैसे जनरल बीमारियाँ भी, कि स्ट्रोक हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, डायबिटीज़, आपने चूँकि हम लोगों ने ये सब चर्चा किया अभी, लीवर की बात की, तो अगर आप कुछ मोटी-मोटा दवाइयों की बात करें तो बड़े आराम से कही जा सकती हैं। वो सुनने में अच्छी लगेगी, हाँ यार ये डॉक्टर साहब ने दवा बताई, ये खाई जा सकती है। बट ये तरीका गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि व्यक्तिगत सबका रिस्पॉन्स अलग होता है। और रही बात, आपने एक चीज़ कही कि यूट्यूब चैनल्स पे, आपने कुछ कहा, हाँ, आपने कहा कि यूट्यूब चैनल्स पे लोग दवाइयाँ बताते हैं, बीमारियाँ बताते हैं, बीमारियों से जुड़ी हुई दवाइयाँ बताते हैं। बट आपको जानकारी के लिए बता दूँ, भारत सरकार इसके लिए सख्त है और भारत सरकार ने इसके लिए एडवाइज़री इसी साल जनवरी में जारी की है। और अगर आप देखेंगे तो जो तादाद थी यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे वीडियो बनाने की, ये दवाई इसमें काम आती है, बीमारी में 6 दवाइयाँ ली जा सकती हैं, उसपे सरकार ने सख्ती से लागू किया है नियम कि अगर ये करेंगे तो एक तरह का अपराध है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जब तक मरीज़ को व्यक्तिगत तौर पर नहीं देखेगा तो दवा देने की सलाह एथिकली और लीगली दोनों तरीके से मना है। मतलब नियमता तो गलत है ही, लीगली तौर पे भी ये गलत है। और मेरी दवा ना बताने के यही दोनों कारण हैं। आपको क्या लगता है कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर नींद नहीं आ रही तो उसमें होम्योपैथी कितनी मदद कर सकती है? बहुत मदद कर सकती है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि नींद ना आने की वजह क्या है। और जनरली यहाँ पे फिर जैसे माइग्रेन की समस्या है, वही साइकोसोमैटिस ज़्यादा काम आती है कि भैया पेशेंट को तकलीफ़ है तो क्या चीज़ है जो उसको सोने नहीं दे रही। अगर ये हम पा जाए तो मरीज़ को निश्चित नींद आ जाएगी। अब कुछ अब हम लोग फिर दूसरे सेगमेंट में चल रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ मिथ है कि रियलिटी, तो आप बस उसको बताएंगे। होम्योपैथी में सिर्फ शुगर है, मिथ या रियलिटी? होम्योपैथी में सिर्फ शुगर है। मीठी गोलियाँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। मीठी गोलियाँ तो माध्यम है, दवाइयाँ अलग होती हैं, वो तो मीठी गोलियाँ सिर्फ़ एक माध्यम है। होम्योपैथी स्लो है, मिथ या रियलिटी? हाँ, मिथ है। होम्योपैथी सिर्फ माइनर डिजीज़ के लिए है, मिथ या रियलिटी? अगेन मिथ है क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि मरीज़ कैसा है। एलोपैथी और होम्योपैथी दुश्मन है, मिथ या रियलिटी? लोगों ने रियलिटी बना दिया है तो मिथ। होम्योपैथी में सब कुछ ठीक हो जाता है, मिथ या रियलिटी? अ, ये प्रश्न थोड़ा-सा, सब कुछ ठीक हो जाता है कहना ही गलत होगा। ये तो फिर व्यक्तिगत मरीज़ की स्थिति पे तय करेगा कि वो ठीक हो जाएगी। वो एक बीमारी जो होम्योपैथी में आसानी से ठीक हो सकती है। बीमारी कहना, कि मैं थोड़े स्पेक्ट्रम को बड़ा कर देता हूँ। 2-4 विभाग ऐसे हैं जिसमें होम्योपैथी का इस्तेमाल बहुत अच्छा पाया भी गया। व्यक्तिगत तौर में बताऊँ और अगर ढंग से देखा जाए तो किया भी जा सकता है इसका भविष्य में समीकरण और लोगों के साथ मिला के। एक है मानसिक रोग, जिसमें शुरुआती दौर में डिप्रेशन हुआ, एंग्ज़ायटी हुई, पैनिक डिसऑर्डर हुए, शिज़ोफ्रेनिया की शुरुआती दौर में जितने भी बाइपोलर के केसेस में जो इनिशियल है, इनिशियल मतलब जब वो बहुत वर्स नहीं हो गया, मतलब वो एग्रेशन में नहीं जा चुका, आपको होम्योपैथी निश्चित तौर पे आराम देती है। अगेन दूसरा आता है, अगर स्किन की बात करें, डर्मा विभाग, ज़्यादातर बीमारियाँ होम्योपैथी से ठीक हो जाती हैं, ज़्यादातर। और अगर हम तीसरे विभाग की बात करें तो जितने भी वो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स की हम बात करें, अगर लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा मैनेज कर दिए तो होम्योपैथी मान के चलिए कि आपकी ज़्यादातर बीमारियों में मदद करने वाली है। वो एक बीमारी जिसमें पेशेंट को आप तुरंत कहते हैं कि आप मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाइए। सर्जिकल केसेस। आज तक का सबसे चैलेंजिंग केस, एक लाइन में? कोविड काल में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहे। अदरवाइज़ देखा जाए तो हफ्ते में 1-2 चैलेंजिंग केसेस आते रहते हैं, उसको डिस्कस करना बड़ा मुश्किल होगा। ट्रूली एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे, अगर डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर अपने बचपन के मन को देखें तो खेल-कूद में होते हैं। अभी मिस करते हैं खेल कूद को? हाँ, करते हैं। एक चीट डे की एक नई परिभाषा आज के समय में सुनी जा रही है। तो चीट डे अगर आपसे हम पूछें कि एक अगर कोई जंक फूड खा सके तो क्या खाना चाहिए? एक डॉक्टर के तौर पे तो मैं इसका जवाब नहीं देने वाला हूँ। होम्योपैथी मार्केट 9.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 21 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि 2030 तक पहुंच जाएगा। यह ग्रोथ किसकी वजह से है? जेन्युइनली लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है या सिर्फ मार्केटिंग है? लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है, लेकिन हमको इन आंकड़ों के बजाय ज़्यादा ये देखना चाहिए कि हम
मरीजों को कितना लाभ दे पा रहे हैं। अगर वो आंकड़े अच्छे हैं तो फिर ये आंकड़े भी अच्छे हैं। एआई और डिजिटल हेल्थ का ज़माना आ गया है। 2026 में फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी कांग्रेस में डिजिटल हेल्थ, एआई और होम्योपैथी के इंटीग्रेशन की बड़ी चर्चा हुई है। क्या एआई होम्योपैथी को और बेटर बना सकता है? इसमें आपकी क्या राय है? एआई होम्योपैथी में डॉक्टर को देखा जाए तो डॉक्टर के तौर पे आपके काम करने के तरीके को थोड़ा सहज बना सकता है। लेकिन इससे बहुत विशेष ध्यान रखना है, चूँकि होम्योपैथिक डॉक्टर भी आम इंसान ही हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसी पे आश्रित नहीं होना है। अपने बौद्धिक स्तर और बौद्धिक ज्ञान पे ज़्यादा विश्वास रखिए। उसकी मदद लिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। ऐसा क्या कारण है कि जब बच्चा नीट की तैयारियां करता है और वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक डॉक्टर बनने की दिशा में जाता है, तो वो बीएचएमएस की तरफ क्यों नहीं जाना चाहता? उसका सबसे बड़ा कारण, सब एमबीबीएस की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ पे आ जाती है मार्केटिंग। आप को मैंने अभी एक शुरुआती दौर में आपने एक चीज़ पूछी थी कि क्या ऐसा कभी पल आया कि आप कभी सोचते हैं कि आप एमबीबीएस करें? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम किसी बहुत बड़े सेटअप को देखते हैं, तो आप जब चकाचौंध को देखते हैं, तो वो जो 12वीं में तैयारी कर रहा बच्चा है तो बच्चा ही ना। भले आप कानूनी तौर पे वो 18 साल का वयस्क हो सकता है, लेकिन है तो बचपन वाला मन। तो वो उसको तो ये दिखता है ना कि डॉक्टर जो सर्जन आए वो मर्सिडीज़ से आए, कंपास जीप से आए, बीएमडब्ल्यू से आए। खूब बड़ा सेटअप है, जब वो उतर रहे हैं तो कम से कम 50 लोग उनके आगे-पीछे टहल रहे हैं। तो वो बच्चा सिर्फ़ यही देख पाता है। बट इसके पीछे का यथार्थ ये भी है ना कि जिस डॉक्टर को आप देख रहे हो उसने उसके लिए उस चीज़ तक पहुँचने के लिए 20 साल मेहनत की है। आप उसके संघर्ष को नहीं जानते, बस आपको दिख रहा है कि अरे उसने तो अस्पताल बना लिया। एक पार्ट ये है जहाँ पे बच्चा आकर्षित होता है एमबीबीएस की तरफ। दूसरा एक पार्ट है, यहाँ पे आ जाता है वो जो अभी आपने कुछ देर पहले पूछा था, ये मैं आपके ही प्रश्नों में से जवाब खोज के दे रहा हूँ एक्चुअली। तो वो ये कि मार्केटिंग का भी सहयोग है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चलिए, अगर 10 मरीज़ देख रहे हैं तो वहाँ 5 एमआर भी आपको मिलते हैं। वो भी मार्केट है, वो मार्केट बड़ी है, जिस पे सरकार ने अभी सख्ती भी की हुई है। लेकिन बच्चों को अभी उस सख्ती का असर आने में 5 साल लगेंगे। और जो तीसरा कारण है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स का खुद है। कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स में आखिर जैसे मैं हूँ, मैंने आपको बोला कि दवाइयाँ बताने से व्यक्तिगत दवा बताना एक अलग बात होती है और पब्लिकली दवा बताना एक अलग बात होती है। इस चीज़ का ध्यान रखने में डॉक्टर्स की चूक रही। आपने एक चीज़ पूछी कि क्या सरकार को इसको मेनस्ट्रीम बनाना चाहिए? तो मैंने कहा कि डॉक्टर्स का काम है कि इसमें मेहनत की जाए। तो जो बच्चा है जिसने बीएचएमएस में इंटरेस्ट नहीं लिया, तो उसमें उसका दोष ना देते हुए जो सिस्टम है, जो लोग सिस्टम में है जैसे मैं हूँ या बाकी जो मेरे से सीनियर या मुझसे जूनियर्स हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि व्यक्तिगत लोगों के मरीज़ों का विश्वास बढ़े। जब मरीज़ों का बढ़ेगा तो बच्चों को ऑटोमैटिकली उसका ग्लैमर दिखने लगेगा। ग्लैमर का प्रचार करने से आप ग्लैमर नहीं क्रिएट कर सकते। हो सकता है होता हो, मेरी समझ में तो नहीं। आपकी क्लिनिक में कोई एक ऐसा पेशेंट आया है जिसकी जो बातें सुन करके आप अंदर तक हिल गए हों? बहुत सारे हैं। किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। कि आपको लगा कि अब इसकी मैं कैसे हेल्प करूं, क्योंकि वो एकदम मतलब द्रवित कर देने वाला वो सिनेरियो रहा हो, बिना नाम बताए, कि वैसे भी आप बताने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको लगता हो कि हाँ, ये केस ऐसा था कि जिसको सुन करके मैं अंदर तक हिल गया। हाँ, हाँ, बीमारी का नाम बता दे रहा हूँ, इचियोसिस है। इचियोसिस सोरियासिस का भी उग्र रूप है। उग्र रूप मतलब उसमें बच्चा पैदा ही होता है तो वो सूखी चमड़ी लेके पैदा होता है। ये भी एक ऑटोइम्यून है और इसमें चमड़ी का रूखापन इस तरह पहुँच जाता है जैसा सोरियासिस एक्सट्रीम पे पहुँचती है कि रूखा इतना हो जाता है कि वो फट जाता है, उसमें से खून बहते भी हैं। नहीं तो जो फटता है उसमें खून दिखता है। ये बीमारी में 10 साल में मैंने करीब 5 या 6 पेशेंट देखे हैं। सारे बच्चे ही देखे हैं और इसका व्यक्तिगत तौर पे मैंने अभी तक कोई सफलता नहीं पाई है। और द्रवित इसलिए हो जाता हूँ कि वो 2 साल का बच्चा है, वो उसने हाथ घुमाया, उसके कोहनी में से खून आ रहा है। एक 6 साल का बच्चा है, वो दौड़ रहा है तो उसके पैर में से खून निकल रहा है। तो उसको वक़्ती आराम देने तक से ज़्यादा मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ। तो ये जो भी 5-6 मरीज़ रहे, ये इस इचियोसिस मैं इसलिए स्पेसिफिकली इस बीमारी का नाम ले रहा हूँ कि मैंने देखा कि उसमें मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तब तक तो वो ठीक है और मॉइस्चराइज़र दिन में 10 बार लगाना है, हर 1-2 घंटे पे लगाना है। और नहीं लगाएँगे तो वो इतना विहस्त हो जाता है कि बड़ा आदमी रहे तो शायद समझाया भी जा सके। बच्चों को समझाना भी मुश्किल होता है और प्लस चूँकि उसका इलाज नहीं होता तो आपको ये दिखता है कि इस बच्चे का पूरा जीवन बचा हुआ है अभी पूरा, इसमें क्या करें? वहाँ पे थोड़ा लाचार महसूस किया अभी तक मैंने। जो लोग होम्योपैथी को डिसमिस करते हैं, उनसे आप पर्सनली हर्ट होते हैं या आप उन्हें समझ सकते हैं? अ, जो लोग बौद्धिक स्तर पे नहीं मानते,
उनको मुझे लगता है कि उनका तर्क सही है कि भाई उन्होंने अच्छे अनुभव नहीं पाए डॉक्टर से, या उन्होंने कभी इलाज कराया, उनका आराम नहीं हुआ, तो उनका बौद्धिक स्तर पे इंटेलेक्चुअली वो बात कर रहे हैं कि नहीं हुआ, तो ये तो ठीक है। कुछ लोग बहसूपन में करते हैं, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। बहस का जवाब नहीं दिया जाता, उसका एक ही उत्तर है कि हम अपना काम करें। जो लोग निराश हैं या जो लोग इंटेलेक्चुअली द्रवित हैं कि यार हम आराम नहीं पाए, तो उसमें हमारी ज़िम्मेदारी है एक डॉक्टर के तौर पे, चूँकि मैं नया डॉक्टर हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक डॉक्टर की ज़िम्मेदारी, फिर वो नया हो चाहे पुराना, एक्चुअल में ये कहना गलत है। कोई भी डॉक्टर है, तो आपका ज़िम्मेदारी है, आपके सिस्टम की बात है। और मरीज़ से ईमानदार रहिए। अगर आपको लगता है कि ये मरीज़ सही हो सकता है, तो बेशक हाँ बोलिए, और आपको लगता है कि ये मरीज़ आपके बस का नहीं, तो ये नहीं कि मरीज़ आया है तो ये तो आया है तो इसको हम कुछ करेंगे ही। कुछ नहीं करिए, ईमानदार रहिए। आपके भाग्य में जितना होगा वो अनायास होके रोक नहीं पाएगा। 2026 का ये समय चल रहा है और इस समय में अगर आपसे कहें कि 3 टिप्स अगर आप हमारे व्यूवर्स को दें जिससे हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है, जिसमें मेडिसिन की बहुत कम आवश्यकता होगी शरीर को। 3 चीज़ें में बहुत आसान है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का टहलना। ये 3 चीज़ें कर लें। अब इसमें इसको मैं व्यवस्थित कर दूँ, तो ये जनरली मैं अपने मरीज़ों को बताता हूँ, और ये वो चीज़ है जो पब्लिकली बताने में मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स कुछ शेयर करते हैं। मैंने भी एक सीनियर डॉक्टर से ये जानकारी पाई है और इसके रिज़ल्ट्स भी पाए हैं। सुबह उठने के साथ चाय को ना चुन के या कॉफ़ी को ना चुन के, और चाय-कॉफ़ी तो शुरुआती दौर है, उसको छोड़ के एक छोड़ना है, और अपने कुल वज़न का 1% फल खाना है, और ये जो फल होगा वो कोई एक फल होगा। दोपहर का मैंने बोला कि खाना, तो दोपहर के खाने में फिर वही अगेन नियम है, आपका जो भी वज़न है, उस वज़न के 1% का सलाद खाना है, सलाद मिक्स खा सकते हैं। और रात में खाना, अगर आप, चूँकि ज़्यादातर लोग का जो लाइफ़, फिर ये चूँकि ये जीवन शैली का दौर चल रहा है, जीवन शैली की समस्याएँ हैं, तो रात में खाना खाने के बाद या सोने से पहले एटलीस्ट 45 मिनट वॉक करें। ना दौड़ना है, ना बहुत धीरे चलना है, बस 45 मिनट वॉक करें। अगर ये 3 चीज़ करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ बीमारियों से हम लोग बचते हैं। सुबह का फल खाने से हमारे देह में पर्याप्त फाइबर आ जाते हैं, शुगर आता है लेकिन दिन भर कंज़्यूम करते हैं, और हमको विटामिन्स मिल जाते हैं काफ़ी मात्रा में। और अगर हम सलाद खा रहे हैं, वही 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कुल वज़न का 1%, तो उसमें हमको मिल जाता है मिनरल, और अगेन हमको मिल जाता है फाइबर। और रात का जो 45 मिनट का वॉक, ये है कि आपने कुछ भी खाना खाया, तो अपच होने की संभावना वो कम कर देता है। और 45 मिनट स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, तो ये बात आप पूछें तो ठीक, नहीं तो मैं इसका जवाब खुद ही दे रहा हूँ, कि 45 मिनट का वॉक इसलिए ज़रूरी है कि इस 45 मिनट की अगर आप वॉक बिना रुके करते हैं, तो ऐसी कई स्टडीज़ पाई गई कि अगर आप 1 घंटे के अंदर 45 से ज़्यादा और 1 घंटे तक का वॉक कर रहे हैं, तो आपका लीवर, किडनी, हार्ट, मेजरली ये 3 हैं, और एक ब्रेन, ये चारों फंक्शन लगभग नॉर्मल की ओर हैं, तभी आप लगातार बिना रुके कर पाएँगे। और अगर आपको 1 घंटे के कम वॉक, 45 से 1 घंटे के बीच की वॉक में दिक्कत लग रही है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डरना नहीं है, सतर्क रहना है। आप क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं, तो एक नॉर्मल होम्योपैथी और ये क्लासिकल होम्योपैथी को कैसे एक आम आदमी समझ सकता है? एक्चुअली क्लासिकल होम्योपैथी कुछ नहीं है, नॉर्मल होम्योपैथी ही है। बस जिस नियम कायदों की हम बात कर रहे हैं, क्लासिकल प्रिस्क्राइबर जो भी हैं पूरे भारत में या पूरे विश्व में जहाँ भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सिर्फ जैसे हम अपने क्लिनिक में बॉस हैं अपने, हमारा ऊपर कोई नहीं है हमसे। भले हमारे फैमिली में सब डॉक्टर हैं, बट हमारी अपनी निजी क्लिनिक है, तो मैं ही अपना बॉस हूँ। तो यहाँ मुझे कोई टोकने वाला नहीं है कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। तो अपने पे ही अपने गुरु की तरह शासन करना कि नहीं भैया देखो ये काम एथिकली सही नहीं है, इसी को क्लासिकल बनाता है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं क्लासिकल, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अच्छा क्लासिकल प्रयास करें, तो उससे मरीजों को फ़ायदा भी होगा और मरीजों में होम्योपैथी के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। मैंने ऐसा सुना है कि आपके क्लिनिक में आप केस स्टडी में बहुत समय लगा देते हैं जिससे कि बाहर जो लाइन है वो थोड़ी बढ़ती है, तो ये सिर्फ आप इसलिए करते हैं कि लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ भीड़ ज़्यादा है, या आप जानबूझ करके इतना समय देते हैं कि आप अच्छे से उसका इलाज कर पाएँ? ठीक, पहली चीज़ कि एक व्यक्ति को, जैसे आपने बोला कि भीड़ हो जाती है, एक व्यक्ति को समय दे रहे हैं, तो पहला तो ज़्यादातर मेरी क्लिनिक, जो पर्सनली मेरी क्लिनिक है, उसमें अपॉइंटमेंट बेस्ड है, तो जनरली भीड़ तभी होती है जब या तो पहला व्यक्ति लेट आया है या तो पहला व्यक्ति अपने समय से पहले आ गया है। चूँकि एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ के बीच में मैंने एक अपॉइंटमेंट के बीच में 1 घंटे का स्लैब रखा हुआ है, तो जनरली ऐसा नहीं होता। दूसरा,
अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को टाइम दे रहे हैं, तो वो टाइम 1 घंटा लगेगा, डेढ़ घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा, ये फिर उस केस पे डिसाइड होता है, ना कि ये कि पेशेंट आया तो हमें 1 घंटा देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेशेंट 15-20 मिनट में क्लियर आउट हो गया, और यहाँ पे जो समय लगता है वो बौद्धिक स्तर, उसकी जागरूकता, ये दोनों पे मायने रखता है। बौद्धिक स्तर का मतलब ये है कि हम उससे जो पूछ रहे हैं, ये उसको समझ में आ रहा है कि नहीं? और जागरूकता का मतलब ये है कि वो जो मैं पूछने वाला हूँ खुद ही आके बता रहा है कि डॉक्टर साहब ये होता है, तो मेरे उसमें काम आसान कर दिए। और होम्योपैथी में एक डार्क है ये, कि होम्योपैथी में डॉक्टरों का तो जागरूक होना ज़रूरी है, मरीज़ों का भी जागरूक होना ज़रूरी है, तभी आप होम्योपैथी इलाज कराने में आपको सुविधा होगी। नहीं तो आप आएँगे सर दर्द लेके और मैं पूछूँगा सपने, तो आपको लगेगा कि ये मैं पूछ क्या रहा हूँ इस डॉक्टर को भी, और ये डॉक्टर हमसे क्या पूछ रहा है? मतलब डॉक्टर से आप मतलब सर दर्द माँगने आए। एंड ही इज़ आस्किंग कि सपने क्या देखते हो? चिंता किस बात की है? तो अगर वो जागरूक रहेगा तो वो समझेगा कि हाँ, ये डॉक्टर साहब मेरे सर दर्द की वजह को खोज रहे हैं। और अगर मैं वजह खोज लूँगा तो फिर सर दर्द का आप कोई भी बीमारी का नाम दे दीजिए। अर्धकपारी बोल दीजिए, इंग्लिश में माइग्रेन बोल लीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए। बट बीमारी के नाम से ज़्यादा बीमार व्यक्ति पे ध्यान देना है। तो ये व्यक्ति जागरूक रहेगा, तभी वो डॉक्टर के लिए आसान हो जाता है। एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर एक दिन में लगभग 500 मरीज देखता है, और तो बमुश्किल एक पेशेंट के ऊपर मुझे लगता है 1 मिनट या 2 मिनट का समय वो दे पाता होगा। उसकी भी मजबूरी है। तो फिर आप लोग जब ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ इतने कम समय में जो है केसेस लिए जा रहे हैं और उनको रिलैक्स भी हो रहा है, उनको उसमें फ़ायदा ही पहुंच रहा है, तो आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग को होम्योपैथी में कुछ ऐसे कारगर कदम उठाने चाहिए कि आप जल्दी जल्दी मरीज़ देखें? ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी में, भारत भर में, जो बहुत सारे मरीज़ देखते हैं। बट फिर वो जो भी होम्योपैथी का डॉक्टर इस तरह मरीज़ देखता है, तो मोस्टली उसको कहा जाता है कि वो दवा होम्योपैथी की दे रहा है, बट उसका अप्रोच मॉडर्न मेडिसिन का होता है कि ठीक है, सर दर्द है एक दवा, खुजली हो रही दूसरी दवा, दर्द हो रहा है तीसरी दवा, नींद नहीं आती चौथी दवा। और रही बात होम्योपैथी के मरीजों के तादाद की, तो हमको ऐसा लगता है कि आपको नंबर से ज़्यादा क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। क्वांटिटी मैटर करती है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। और ऐसे भी डॉक्टर्स हैं क्लासिकल जिनके पास नीचे 20-25 जूनियर है, तो वो लोग 100-200 मरीज, 300 मरीज तक भी देख लेते हैं। छोटे सेटअप में बहुत सारे मरीज देखना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए, क्योंकि बिना मरीज को समझे आप दवा नहीं दे सकते। एक और चीज़ है जो होम्योपैथी और एलोपैथी में यहाँ डिफरेंस है, वो ये है कि होम्योपैथी में चूँकि हम इंडिविजुअल अप्रोच रखते हैं, तो वो थोड़ा-सा ह्यूमैनिटेरियन ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि आपको मरीज़ की व्यथा सुननी है, उसकी समस्या दूर करने के लिए। तो व्यथा हो सकता है वो 1 मिनट में बता दे, हो सकता है उसको 1 घंटा लगे। तो आप ये तय नहीं कर सकते कि 1 मिनट में कैसे। जो अंग्रेज़ी या मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी दवा है, उसमें सिंपल सिस्टम क्लियर है। उनकी सारी मेहनत पढ़ाई के दौरान, उसके बाद फिर वो एक मैकेनिकल प्रोसेस में चले जाते हैं। और ये मैं सब पे नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे कई डॉक्टर्स को जानता हूँ, जैसे अपने ही शहर के डॉक्टर ओपी सिंह साहब हैं। वो एक एक पेशेंट में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लेते हैं मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर। और मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपके यहाँ तो आसानी है, आपको तो पता है कि दवा क्या है। तो वो भी कहते हैं कि नहीं यार, है तो वो इंसान ना, पहले तो समझूं तो दिक्कत कहाँ से आ रही है। दवा देना क्या, दवा तो मेडिकल वाला भी दे रहा है, आम आदमी आप राह चलते किसी से पूछ लिए, मतलब वो डॉक्टर होने के बावजूद ये बात कहते हैं। एक डॉक्टर साहब और हैं जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय डॉक्टर रजनीकांत दत्ता साहब। वो शहर उत्तरी से यहाँ मतलब पॉलिटिकली भी बड़े एनालिस्ट थे, विधायक भी रहे। मेरे लोकल गार्जियन के तौर पे पहले व्यक्ति जिससे मेरी भेंट हुई थी शहर में, वही थे। वो भी आधा-आधा घंटा एक मरीज़ को देते थे। और उन्होंने उन मतलब जो कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की अपने ग्रेजुएशन में, एमडी के दौरान, एमडी के बाद की पढ़ाइयों में मुंबई या पूना में पढ़ाई की, उसके बावजूद उस व्यक्ति से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसमें एक मेजर पार्ट, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एलोपैथी डॉक्टर से, तो इस ये उदाहरण भी इसीलिए है कि आप समझ पाएँ कि हो कहाँ से रहा हूँ। तो वो बोलते थे, मैंने बोला अंकल दवाइयाँ हो सकती है, द बीमारी ब्लड प्रेशर, कि नहीं उसका, अगर लेडी आई है, मिडिल एजेड लेडी है, तो उसका सर्वाइकल ऑब्जर्व करो, लेटा के पेट ऑब्जर्व चेक करो, ऑस्कल्टेट करो, मतलब पूरा इंडिविजुअल। मैंने बोला ये तो लोग कंपाउंडर से भी करा लेते हैं। तो उनका तर्क होता था वो है नहीं, बट उनकी जो बताई हुई बातें हैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो उनका कहना होता था कि ये कंपाउंडर को नहीं पढ़ाया गया था, पढ़ाया हमको गया था। तो इसलिए आपका काम है कि उसको आप देखिए। हाँ, या तो आपका जो बाहर रिसेप्शनिस्ट, जो हेल्पिंग हैंड है, रिसेप्शनिस्ट कहना गलत होगा, जो हेल्पिंग हैंड है, वो आपके इक्विवेलेंट क्वालिफाइड हो, जो आपकी ये मदद करे, तो आप थोड़ा समय घटा सकते हैं। अब जो लोग 200-300 मरीज़ देख रहे हैं, मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे सीनियर्स हैं, कि शायद ईश्वरी कृपा हो उतने मरीज़ देखते हैं, बट हमको ऐसा लगता है कि क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा भारत में।
डॉक्टर साहब आपसे एक बहुत लोगों के द्वारा जो सवाल मुझसे पूछा गया है वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि होम्योपैथी की शुरुआत आप कहाँ से देखते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? शुरुआत देखने का मतलब जहाँ पहली बार जो फादर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन कहे जाते हैं वो है डॉक्टर सैमुअल हैनमन। वो एक जर्मन थे और वो सर्जन थे बेसिकली। तो शुरुआत हुई थी असंतुष्टि के भाव से उस दौर में, जो जिसको आज मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, ये इसी का वो अंश था। मॉडर्न मेडिसिन पूरा नहीं था, बट उस समय होने वाली असंतुष्टि जो उनको थी ना कि यार ये इलाज की प्रक्रिया में ये मतलब बहुत सारी कमियां, बट उसमें एक कमी जो उन्होंने पाई थी कि हमने कोई सर्जरी की और फिर से वो रिपीट कर गई। तो उसमें एक चीज़ तो ये तर्क दिया जाता है कि उस टाइम इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, बट उस तर्क में उनका ये था कि अगर एक प्रॉब्लम आई तो ऑपरेट हो गई तो फिर उसको सही हो जाना चाहिए, फिर वो रिपीट क्यों की। एक तो तर्क उनका ये था। दूसरा क्या था कि जो उस टाइम की प्रणाली थी काम करने की, वो असंतोषजनक थी ही। मेडिवल पीरियड के लास्ट वाले समय थे वो, लेकिन उस टाइम लोग असंतुष्ट थे उस काम की जो लोग सचेत थे, जैसे आज ही बहुत सारे डॉक्टर सचेत हैं, तो वैसे वो भी सचेत में से एक डॉक्टर हुआ करते थे कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मरीज को कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। और यहीं पे चूंकि वो कई भाषाओं के जानकार थे, तो उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी उस दौर में और उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया। और यहीं पे ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा, मेडिकल हिस्ट्री का भी और होम्योपैथी का हिस्ट्री का शुरुआत ही यहीं पे है। उन्होंने एक ट्रांसलेशन, एक म्यूलेंस मटीरिया मेडिका थी, उसको ट्रांसलेशन के दौरान एक फ्रेज पाया था जिसको हर होम्योपैथिक डॉक्टर को पढ़ाया गया होगा या बताया गया होगा, या ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे अगर जानते हो तो। वो ये कि उस टेक्स्ट में ये था कि जो सिंकोना बार्क है, एक तरह का एक पेड़ की छाल है, अगर उसमें कड़वाहट जो है, उसकी कड़वाहट से मलेरिया ठीक होता है। चूंकि वो डॉक्टर थे, पढ़े लिखे तो थे ही, उन जागरूक भी थे। जागरूक का मतलब जागृत थे इस तरह की, अरे कड़वाहट की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें कड़वी होती हैं, अगर कड़वी चीज़ों से मलेरिया ठीक होता तो बाकी कड़वी चीज़ों से मलेरिया ठीक क्यों नहीं होता। इसी तर्क पे उन्होंने मतलब ये फर्स्ट थॉट है जैसा मेंशन किया गया हिस्ट्री में कि अच्छा कड़वाहट से उन्होंने सिंकोना, बाकी चीज़ें कड़वी खा के देखी, बट किसी से मलेरिया जैसा कोई भी आराम किसी मरीज को नहीं मिला। तो अल्टीमेटली चूंकि जो भी डॉक्टर होता है वो एक एक्सपेरिमेंटर भी होता है, तो उन्होंने खुद से ही उस सिंकोना बार को खाया और उसको खाने के 6-7 घंटे के अंदर ही उनको मलेरिया जैसे लक्षण आने लगे। और यहीं पे होम्योपैथी का जो फर्स्ट थॉट भी जो कह लीजिए आया हो, वो ये था कि जो बीमारी पैदा करने की क्षमता रखने वाली सब्सटेंसेस हैं वही उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर या लाइक क्योर्स लाइक, इसी के लिए कहा गया है। और आज भी अगर हम बात करें तो इसी बेस पे होम्योपैथी चलती है और विश्व में करीब 70-80 देशों में एक्टिवली चल रही है। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोग के होम्योपैथी में मैं देखता हूँ कि इसमें दवाएं नुकसान नहीं करती हैं। लोग कहते हैं दवाएं आप ले लीजिए होम्योपैथी की क्योंकि ये नुकसान नहीं करती है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ मैं देखता हूँ। इस सवाल को आपको मिथ वाले में रखना चाहिए था कि मिथ है या नहीं। ये मिथ है। अगर कोई चीज़ फ़ायदा करती है तो नुकसान ज़रूर करेगी, अगर कोई चीज़ आगे बढ़ती तो पीछे जाएगी। होम्योपैथिक दवाइयों नुकसान करने की स्तर या नुकसान करने का प्रतिशत कम हो सकता है, बट नुकसान करती है अगर ये बिना किसी कंट्रोल्ड डोज के लिया जाए या बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श से लिया जाए। तो आप मान के चलिए अगर वो आपकी सटीक दवा, इंडिविजुअल दवा हुई, व्यक्तिगत दवा हुई, तब तो आपको कुछ नहीं करने वाली। लेकिन अगर उसका जो दवा का पावर, जिसको पोटेंसी कहा जाता है, अगर उसका अनुपात गलत है तो भी आपको नुकसान करने वाली है। और अगर गलत दवा ली है तो फिर तो पूछना ही नहीं है। और जनरली लोगों के मन में भ्रांति है या लोगों की एक जनरल विचारधारा है कि होम्योपैथी दवा नुकसान नहीं करती। ये सच है, नहीं करती, बट कंडीशन है कि उसका डोज बहुत कंट्रोल्ड होगा तभी। अगर आप कोई भी चीज़ की अति करते हैं, होम्योपैथी को भी क्या छोड़ें, किसी भी सिस्टम की बात करें, कोई चीज़ की आप अति करेंगे तो नुकसान करने वाली है। आज बहुत सारे सवालों का जवाब हम लोगों ने डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह से लिया और इस पॉडकास्ट को आप लोग जब पूरा सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सच में एक डॉक्टर को अगर भगवान की संज्ञा दी गई है इस समाज के द्वारा, तो शायद ऐसे ही डॉक्टर्स होते होंगे जो कि पॉडकास्ट पे एक झूठा भ्रम ना फैला करके वही बातें रखें जो सही में सचेष्ट समाज को और ज़्यादा आरोग्यता की ओर लेकर जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।